दोस्तों, एक थाने में एक ईमानदार और बहादुर एसीपी की पोस्टिंग होती है। वो थाने में आते ही सभी पुलिस वाले को चेता देते हैं कि कोई भी आज से घूस नहीं लेगा, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो। और जितने भी उस इलाके के क्रिमिनल हैं उनकी फाइल टेबल पर, और एक क्रिमिनल जिसका नाम था इकबाल, उस फाइल को चिन्हित किया जाता है और इकबाल के सारे अड्डे पर जुआ हो, शराब हो, ड्रग्स हो, सबके अड्डे पर छापा मारा जाता है, उसे तहस नहस कर दिया जाता है और इकबाल को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं कि दोबारा ये गलती की तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तभी दोस्तों एसीपी के एरिया में एक रेप हो जाता है और रेप करने वाला उस एरिया का मंत्री का बेटा होता है। पुलिस वाले भी उस पर हाथ डालने से डरते थे, लेकिन एसीपी उसे घसीटते हुए, कुत्ते की तरह पीटते हुए थाने में लाते हैं। तभी नेता पूरे काफिला के साथ थाने में आता है और एसीपी को धमकाने की कोशिश करता है, उसकी वर्दी उतारने की बात करता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। एसीपी साहब उस मंत्री को थाने में जोरदार पिटाई करते हैं और उसे बोलते हैं, दोबारा अगर तूने वर्दी को हाथ लगाया तो गोली मार दूंगा। उसके बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, चार्जशीट पुटअप होता है, बेटे को सजा मिल जाती है। गुस्से में मंत्री अपने क्रिमिनल गुंडे के साथ एसीपी के ऊपर हमला कर देता है और एसीपी साहब भरे बाजार में आम पब्लिक के सामने, पुलिस के सामने उस मंत्री को गोली मार देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो होता है, आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं सिलसिलेवार ढंग से, कैसे क्या हुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक थाने से होती है। लखनऊ के एक थाने में साफ सफाई का अभियान जोरों से चल रहा था। तभी दरोगा साहब आते हैं और साफ सफाई का अभियान देखते ही बोलते हैं, भैया किसकी बारात आने वाली है, आज इतनी साफ सफाई क्यों हो रही है। तभी एसआई साहब समझाते हैं कि साहब आप भी अपने आने जाने का टाइम बदल लीजिए। तभी दरोगा साहब हंसते हुए बोलते हैं कि हमारे जल्दी आने से क्या इस उत्तर प्रदेश में क्राइम रुक जाएगी। लेकिन एसआई साहब भी हंसते हुए बोलते हैं, नहीं साहब, क्राइम तो नहीं रुकेगी, लेकिन आपकी वर्दी उतर सकती है। दरोगा साहब चिढ़ते हुए बोलते हैं, कौन साला हमारा वर्दी उतारेगा। तभी एसआई साहब बोलते हैं कि साहब साला और बहनोई मत कीजिए, एसीपी रुद्रदेव सिंह आ रहे हैं और सुना है वो जिस थाने में जाते हैं वहाँ का डिसिप्लिन बिल्कुल सही कर देते हैं। और दोस्तों दूसरे दिन एसीपी रुद्रदेव सिंह उस थाने में आते हैं और आते ही सभी पुलिस वाले का मीटिंग करते हैं और सब पुलिस वाले को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आप सब मेरे जूनियर हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं, आप सब मेरे सहकर्मी हैं। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आज से ही लागू हो जाना चाहिए। पहली बात, लखनऊ के सभी छोटे बड़े क्रिमिनल की फाइल आज ही मेरे टेबल पे चाहिए। दूसरी बात मेरे नज़र में घूस देने वाले से ज़्यादा घूस लेने वाला गुनहगार है, इसलिए आज से और इसी वक्त से हफ्ता, डेली, महीना, ऊपर नीचे सब कमाई बंद, कोई कहीं से रिश्वत नहीं लेगा। आज और अभी से रिश्वतखोरी बंद। तीसरी बात, मेरे एरिया में किसी प्रकार की कोई घटना होती है सबसे पहले मुझे जानकारी दी जाएगी। और चौथी बात, आप सब मेरे दोस्त हैं, किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेधड़क मुझे बता सकते हैं। 24 घंटा मैं आपके लिए तैयार रहूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। और लास्ट में पूछते हैं क्या किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी कोई डाउट है। सभी लोग जोर से बोलते हैं नहीं सर। उसके बाद मीटिंग समाप्त हो जाती है, एसीपी साहब अपने ऑफिस में चले जाते हैं। इधर दोस्तों ऑफिस में दरोगा साहब और हेड कांस्टेबल साहब दोनों बैठ कर बातें कर रहे थे। दरोगा साहब बोल रहे थे, पता नहीं कौन साला इस सनकी को हमारे ऑफिस में भेज दिया। अरे पुलिस घूस नहीं खाएगा तो क्या बीबी की गाली खाएगा। तभी एसआई साहब आते हैं और एसआई साहब बोलते हैं कि साहब हमने सुना है एसीपी रुद्रदेव जिस भी थाने में गए हैं वहाँ घूस लेना बिल्कुल बंद करा दिया है। उनके जाने के बाद भी लोग साल 2 साल तक घूस डर से नहीं लेते हैं, इतनी दहशत है इनकी। इधर दोस्तों अपने ऑफिस में बैठकर एसीपी रुद्रदेव अपना फाइल चेक कर रहे होते हैं और एक फाइल पर टिक कर देते हैं। वो फाइल था वहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल इकबाल का। इकबाल पठान वहाँ का सबसे बड़ा माफिया था। दारू के सभी अड्डे उसके चलते थे, ड्रग्स के सभी उसके चलते थे, जुआ के सभी अड्डे उसके चलते थे। और एसीपी रुद्रदेव उसके ऊपर हमला करने का निश्चय करते हैं, रेड डालने का निश्चय करते हैं और सभी पुलिस वाले को लेकर भेष बदल कर सिविल ड्रेस में वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ जोरदार हंगामा होता है, सारे अड्डे को तहस नहस कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन आया जाता है, उनकी मार मार के चमड़ी उधेड़ दी जाती है और हेड का नाम पूछा जाता है। तो उनका बॉस था इकबाल पठान। उन्हें मैसेज भेजा जाता है कि कल 10 बजे थाने में आके हाजिरी देना है। दोस्तों दूसरे दिन इकबाल पठान बड़े ही रौब से अपने महंगे सूट बूट में और महंगे गाड़ी से थाने में आता है
और एसीपी के ऑफिस में रौब से जाता है। अब बोलता है एसीपी तूने मुझे बुलाया। एसीपी रुद्रदेव उसे ऊपर से नीचे देखते हैं। अब बोलते हैं बैठ जाओ। इकबाल पठान बैठता है। एसीपी साहब बोलते हैं मैंने तुम्हारे सारे जुए के अड्डे, सारे शराब के अड्डे और सारे ड्रग्स के अड्डे नष्ट कर दिया, तुम्हें कोई शिकायत है? इकबाल पठान हंसते हुए बोलता है एसीपी मैंने अपना धंधा किया और तूने अपना ड्यूटी निभाया, हिसाब बराबर, मुझे कोई शिकायत नहीं। एसीपी रुद्रदेव बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि सबसे पहले मैं धंधा का तोड़फोड़ करता हूँ, उसके बाद धंधा करने वालों का मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तभी इकबाल पठान बोलता है एसीपी क्या तुम मुझे थाने में ही एनकाउंटर करोगे या थाने से बाहर चलें? तभी एसीपी साहब बड़ा ही रोब से बोलते हैं इकबाल तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हें मारना होगा, तुम्हारा एनकाउंटर करना होगा तो थाने में नहीं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारूंगा। मैं शेर हूँ, बुजदिल नहीं हूँ, पीठ पर वार नहीं करता और किसी को धोखे से नहीं मारता, और तुम्हें यही समझाने के लिए बुलाया था, मारने के लिए नहीं। और उसके आदमियों के साथ इकबाल को भी छोड़ देते हैं। इकबाल जाते जाते बोलता है ठीक है साहब चलता हूँ, धंधे का टाइम है। एसीपी साहब गुस्सा एक बार सिर पर चढ़ जाता है। बोलते हैं इकबाल लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, अगर तूने उजड़े धंधे को फिर से जमाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इकबाल भी उसी टोन में बोलता है कोई माई का लाल मुझे इस एरिया में धंधा करने से नहीं रोक सकता, मेरी पहुंच ऊपर तक है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर मेरे जी हुजूरी करते हैं। तभी एसपी साहब गंभीर लैंग्वेज में बोलते हैं ठीक है इकबाल करो धंधा शुरू, लेकिन जहां भी तेरी पहुंच है, जहां भी तेरा अप्रोच है, एक बार उनसे पूछ लेना कि हमारे इलाके में धंधा करना ठीक होगा। अगर किसी ने हाँ कहा और तुम्हें धंधा करने की सलाह दी तो तुम्हारा धंधे का दलाली मैं करूंगा, वर्दी की कसम खाता हूं। दोस्तों इकबाल काफी गंभीर हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके साथ वाले, उसके चमचे, उसके गुंडे पूछते हैं इकबाल साहब आपने उस पुलिस वाले का इतना ध्वंस क्यों सहा? इकबाल बोलता है इस पुलिस वाले की आंखों में मैंने ईमानदारी देखी है, इसकी आंखों में मैंने डर नहीं देखा, इसके अंदर मौत का डर नहीं है, और जिसके अंदर मौत का डर नहीं है उसे डरना चाहिए। आज से सारे गलत काम बंद, ईमानदारी से काम किया जाएगा। दोस्तों इकबाल सुधर जाता है। दोस्तों तभी हेड कांस्टेबल बाबूलाल हड़बड़ाए हुए ऑफिस में आता है। बोलता है साहब एक लड़की का बलात्कार हो गया। एसीपी रुद्रदेव तुरंत अपना टोपी पहनते हैं और उठ खड़े होते हैं और एसआई और दुर्गा को बोलते हैं मेरे साथ चलो। दोस्तों वो लोग आने के लिए आनाकानी करते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। जब एसीपी रुद्रदेव उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तब हेड कांस्टेबल बाबूलाल बताता है साहब जिस लड़के ने उस लड़की का बलात्कार किया है वो लड़का कोई मामूली नहीं है, वो यहाँ का मंत्री नारायण यादव का बेटा है। पुलिस वाले भी उसे खौफ खाते हैं, किसी को माने नहीं लगाता, बड़े बड़े ऑफिसर को गालियाँ देता फिरता है, थप्पड़ मार देता है। दोस्तों ये सुनकर एसपी रुद्रदेव की आंखों में खून उतर आता है और कुछ कांस्टेबल को लेकर अकेला जाते हैं और वहाँ पर मंत्री का बेटा को पकड़कर घसीटते हुए थाने लाते हैं। पूरे रास्ता वो पुलिस को गालियाँ देता रहा और हाथ ना लगाने की धमकी देता रहा, लेकिन एसपी रुद्रदेव उसे पूरे रास्ता पीटते हुए आए और थाने में आकर लॉकअप में डाल देते हैं। तभी वो मंत्री का बेटा बोलता है कोई पुलिस वाला मुझे हाथ नहीं लगाएगा। तभी एसपी साहब बोलते हैं अभी तुम देखते जाओ, तुम्हें हाथ नहीं लाठी डंडे लात जूते सब पड़ेंगे। तभी वो मंत्री का बेटा ऐठते हुए बोलता है ओ पुलिस वाले तू मुझे जानता नहीं, मैं मंत्री नारायण यादव का बेटा हूँ। एसपी साहब उसी लहजे में बोलते हैं तू मंत्री का बेटा हो या संतरी का बेटा हो, तुम्हें बलात्कार करने का लाइसेंस किसने दिया? तू मंत्री का बेटा है तो क्या जिस तिस का बलात्कार करते फिरेगा? आज तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में किसी लड़की की तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। तभी वो मंत्री को बेटा करते हुए बोलता है कि ऑफिसर तू वर्दी के गर्मी में ज़्यादा ही फुदक रहा है, तेरी ये वर्दी और तेरे वर्दी के स्टार इसे निकाल कर मैं नाली में बहा दूंगा, मैं मंत्री का बेटा हूँ। और ये कहकर वो एसीपी का कॉलर पकड़ लेता है। दोस्तों फिर क्या था, एसीपी रुद्रदेव बिल्कुल रौद्र रूप में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उनका लात घूसा डंडा थप्पड़ सब चलता है और मंत्री के बेटे की चीख वहाँ बुलंद होती रहती है। उसे तब तक मारते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसे लॉकअप में बंद करते हैं और बाहर निकलते हैं लॉकअप से, और पुलिस वाले को सख्त चेतावनी देते हैं कि इस हराम के पिल्ले को कोई खाना नहीं देगा और आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ इसे कौन छुड़ाने आता है। उधर दोस्तों पूरे बाजार में हंगामा मच गया था कि मंत्री नारायण यादव का बेटा गिरफ्तार हो गया, उसे एसीपी रुद्रदेव ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ये खबर मंत्री को लगती है, मंत्री काफी आग बबूला हो जाता है। उसे तो एक बार विश्वास ही नहीं होता है कि किसी पुलिस वाले में इतना हिम्मत हो सकता है जो हमारे बेटे को गिरफ्तार कर सकता है। दोस्तों जैसे ही बात पता चलता है कि सही है, अपने पूरे दल बल काफिले के साथ ही थाने में आ जाता है और थाने में गरजते हुए बोलता है कौन है वो हरामी, कौन है वो सुअर का औलाद जिसने मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की कोशिश की है, कौन है वो गद्दार जिसने अपने मालिक को काटने की कोशिश की है। दोस्तों मंत्री की गालियां सुनकर भी कोई पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता है, सब चुपचाप खड़े थे। तभी दोस्तों मंत्री दुर्गा का कॉलर पकड़ लेता है
उसे झंझोरते हुए बोलता है, साले हरामखोर, चोर, घुसखोर, चुप क्यों हो, उसका नाम क्यों नहीं बताते। तभी एसीपी रुद्रदेव अपने केबिन से बाहर निकलते हैं। अब बड़े शान से चुपते हुए बोलते हैं, मैंने गिरफ्तार किया तुम्हारे बेटे को। मंत्री उसे ध्यान से देखते हैं, बोलते, तेरे अंदर बहुत गर्मी ऑफिसर, तू एक मंत्री के बेटे को लोकअप में डाला, तेरी इतनी हिम्मत। एसीपी रुद्रदेव बड़ा ही धैर्य के साथ बोलते हैं कि मंत्री साहब, आपके बेटे ने बलात्कार किया है। मंत्री उसके निकट आते हैं और एसीपी के कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, एसीपी अब उन्हें छोड़ दो, चलो माफ कर दो। एसीपी साहब बोलते हैं, मंत्री साहब, एफआईआर दर्ज हो चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अब उसका जमानत कोर्ट से ही हो सकता है। मंत्री चिल्लाते हुए बोलते हैं, किसने तुम्हें कहा एफआईआर दर्ज करने का, चार्जशीट बनाने का, चलो उसे फाड़ो और मेरे बेटे को छोड़ दो। एसीपी रुद्रदेव वहां से टस से मस नहीं होते हैं। मंत्री जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, मैं बोलता हूँ एफआईआर फाड़ दो, नहीं तो तुम्हारी पोस्टिंग ऐसे नक्सल बेल्ट में करूंगा ना, जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। एसीपी रुद्रदेव 2 कदम आगे आते हैं, मंत्री की आंखों में आंखें डाल कर बोलते हैं कि मंत्री जी, मेरी 8 साल की सर्विस में 14 बार हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है, ट्रांसफ़र से हमें डराने की कोशिश नहीं करना, इसे बेहतर होगा तुम अपने बेटे का जमानत के बारे में सोचो। तभी दोस्तों मंत्री आपे से बाहर हो जाता है और एसीपी साहब का कॉलर पकड़ लेता है। अब बोलता है, साले 2 टके के पुलिस वाले, तुम्हें ज़्यादा चर्बी चढ़ी है। दोस्तों उसका बात पूरा भी नहीं हुआ था कि एसीपी रुद्रदेव झटके से अपना कॉलर छुड़ाते हैं और मंत्री का हाथ पकड़कर जोरदार थप्पड़ मंत्री के गालों में मारते हैं और उसके साथ आए वकील को बोलते हैं कि वकील साहब, इस मूर्ख मंत्री को समझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बेटे के साथ इस मंत्री को मैं अंदर डाल दूं और इसके ऊपर भी चार्जशीट दायर कर दूं। दोस्तों वकील बीच में आता है और मंत्री को समझाने बुझाने लगता है। अब बोलता है, मंत्री साहब आप यहीं बैठिए, मैं तुरंत जमानत के पेपर लेके अभी आता हूँ। वकील हड़बड़ाता हुआ जमानत के पेपर लेने चला जाता है। इधर दोस्तों मंत्री साहब लॉकअप के पास जाते हैं अपने बेटे के पास। बेटा उन्हें देखकर खड़ा होता है और जोर जोर से रोने लगता है। बोलता है, पिताजी, इस ऑफिसर ने मुझे बहुत मारा है, कुत्ते की तरह मारा है। दोस्तों अपने बेटे की हालत देख मंत्री का भी हालत खराब हो जाता है। वो दोबारा एसीपी के पास आता है। अब बोलता है, एसीपी, क्या मेरा बेटा आतंकवादी है, तूने इतना मारा, इसे 3rd डिग्री दी। तभी एसीपी साहब बोलते हैं, ये आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन ये बदतमीज है, इसने मुझे डराने की कोशिश की, इसने मुझे धमकी दी, और जो भी मुझे डराने की कोशिश करेगा, मुझे धमकी देगा, उसका यही हाल होगा। दोस्तों अपने बेटे की हालत देख मंत्री की आंखों में खून उतर आता है और एसीपी की तरफ देखते हुए बोलता है, एसीपी याद रखना, एक दिन तुम्हारा ये वर्दी मैं छीन लूंगा, तुम मेरे पैरों पर अपना सर रखकर माफी मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बल्कि अपने पैर की ठोकर से तुम्हारे सर में मारूंगा। एसीपी साहब भी उसी टोन में बोलते हैं कि नेताजी, ये वर्दी नेताओं के बाप की जागीर नहीं है, इसे हमने मेहनत से हासिल की है और आज तक इतिहास है जिसने भी खाकी वर्दी से टकराने की कोशिश की है उसका नामो निशान मिट गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी सारी जागीर नामो निशान मिट जाए। दोस्तों 2 घंटे का वक्त बीत चुका था। वकील साहब पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल अप्रोच लगाकर मंत्री जी के बेटे की जमानत करवा लेते हैं और जमानत के पेपर एसीपी को देकर बोलते हैं कि मेरे क्लाइंट को छोड़ दो। दोस्तों ये देखकर एसीपी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, वाह वकील साहब वाह, मैं हजारों केस को जानता हूँ जो बेबुनियाद हैं, एक साइन पर वो छूट सकते हैं, लेकिन वो गरीब लाचार जेल में चक्की पीस रहे हैं और आपने इस बलात्कारी को 1 घंटे में छुड़ा लिया, वाह। लेकिन उनकी मजबूरी थी, कागज आ चुका था, उसे जमानत देना पड़ता है और नेता अपने बेटे को लेकर जाने लगता है। एसीपी बोलते हैं कि ये सिर्फ जमानत मिला है, तुम्हारी रिहाई नहीं हुई है, इसका चार्जशीट मैं कोर्ट में दाखिल करूंगा, फिर देखना मैं इस बलात्कारी को सजा जरूर दिलवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों वो मंत्री एसीपी को कहर भरी दृष्टि से देखता हुआ वहां से चला जाता है। तभी हेड कांस्टेबल बाबूलाल आता है और जोरदार ताली मारता है, बोलता है, वाह साहब, आज मेरे शेर के ऊपर सवा शेर क्या होता है, एक कहावत तो पढ़ी थी लेकिन देखा पहली बार है, और जोरदार सलूट करता है। दोस्तों इधर मंत्री नारायण यादव का आलिशान बंगला, उस बंगले में एक जोरदार मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में मंत्री नारायण यादव, उसके साथ उसके नेता चमचे उमचे बैठे हुए थे और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी थे, क्रिमिनल गुंडे सब बैठे हुए थे, वकील सब थे उस मीटिंग में। और मीटिंग में सिर्फ चर्चा यही गर्म था, उनके बेटे को कैसे बचाया जाए। पुलिस का एक ऑफिसर बोलता है कि साहब ये एसीपी रुद्रदेव बड़ा ही जिद्दी है, बड़ा ईमानदार है, इसे किसी का खौफ नहीं, जो भी इसे टकराया है उसका इसने नामो निशान मिटा दिया है, इसके इतिहास बड़े ही खतरनाक है। तभी नेता उस अधिकारी को डपटते हुए बोलता है, मैं उसका गुणगान सुनने तुम्हें नहीं बुलाया हूँ, यहाँ ये फैसला चाहिए मुझे कि मेरा बेटा कैसे बचेगा और उस एसीपी को मैं कैसे फंसाऊँ ताकि मैं उसकी वर्दी छीन सकूँ, उसे सस्पेंड करा सकूँ। दोस्तों कई घंटे मीटिंग चलने के बाद आखिर विचार विमर्श होता है कि उस लड़की को मार दिया जाए और लॉकअप में किसी चोर बदमाश का हत्या कर दिया जाए
और उसका आरोप एसीपी रुद्रदेव पर लगा दिया जाए ताकि उसे सस्पेंड कराया जाए। दोस्तों प्लानिंग फिट हो जाता है। लेकिन एसीपी रुद्रदेव उनका भी बाप निकले। उन्हें ये आइडिया था कि लड़की के ऊपर खतरा आएगा, और दोस्तों एसीपी रुद्रदेव जाकर लड़की का स्टेटमेंट खुद से लिखवा लेते हैं, उसका बयान का वीडियोग्राफी करते हैं, उसका ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड किया जाता है और लिखित में उसे बयान लिया जाता है। लड़की बिना खौफ लिखित में भी बयान दे देती है कि मंत्री का बेटा उसका बलात्कार किया है। उसका वीडियो बनाया जाता है। सब कुछ फिट करने के बाद उसे लेके आ जाते हैं। इधर दोस्तों पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और कुछ पुलिस के बिके हुए जो वहाँ लोग थे सब मिलकर प्लानिंग फिट करते हैं। एसीपी रुद्रदेव अपने घर गए हुए थे। रात को यहाँ दरोगा और अन्य पुलिस वाले मिलकर एक चोर का लॉकअप में हत्या कर देते हैं और सब मिलकर आरोप लगा देते हैं एसीपी रुद्रदेव ने इसे बहुत मारा था जिससे इसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों बड़े ऑफिसर इसी मौके के तलाश में थे और एसीपी रुद्रदेव को सस्पेंड कर देते हैं। और आनंद फानंद में बहुत ही जल्दीबाजी में एक भ्रष्ट घुसखोर ऑफिसर जिसका नाम था एसीपी शमशेर सिंह, जो कि उस मंत्री का दलाल था और मंत्री ने उसे प्रमोशन दिलाया था, उसी भ्रष्ट घुसखोर को शमशेर सिंह को चार्ज दे दिया जाता है उस थाने का एसीपी का। और दोस्तों एसीपी शमशेर चार्ज संभालते ही सबसे पहले वो लड़की का स्टेटमेंट ढूंढने लगता है, क्योंकि वकील ने समझाया था कि लड़की का जो स्टेटमेंट है वो मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी मंत्री के बेटे को बचाया नहीं जा सकता। दोस्तों पूरे पुलिस वाले को थाने में लगा दिया था। पूरा फाइल खंगाला जा रहा था। दोस्तों शाम से फाइल खंगालते खंगालते सुबह हो गई। 12 घंटे बीत चुके थे। एक एक फाइल एक एक पन्ना खंगाला गया, लेकिन लड़की का स्टेटमेंट नहीं मिलता है। उसका कारण दोस्तों ये था, जो हेड कांस्टेबल बाबूलाल था वो एसीपी के घर जाता है और एसीपी रुद्रदेव को बताता है कि साहब सबसे भ्रष्ट ऑफिसर शमशेर ने आपका चार्ज संभाल लिया है। और आते ही वो पहले लड़की का स्टेटमेंट ढूंढ रहा है, रात भर ढूंढा। तो ये सुनते ही एसीपी रुद्रदेव काफ़ी निराश हो जाते हैं। बोलते हैं ये केस हमारे हाथ से गया, अब मंत्री का बेटा जरूर छूट जाएगा, क्योंकि वो शमशेर बहुत ही घटिया बहुत ही घुसखोर है। वो लड़की का स्टेटमेंट फाड़ देगा और फेंक देगा और हमारा केस कमज़ोर हो जाएगा और मंत्री का बेटा छूट जाएगा। तभी हेड कांस्टेबल बाबूलाल बोलता है कि साहब आप लोग बड़े ऑफिसर हो और हमेशा बड़े ऑफिसर की तरह सोचते हो, कभी हम छोटे लोगों की तरह सोच के देखो, बहुत मज़ा आएगा। एसीपी रुद्रदेव बोलते हैं बाबूलाल मैं समझा नहीं। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बोलता है साहब हमें पता है कि एसआई और दरोगा कैसे काम करते हैं, मैं इतनी सर्विस उनके साथ ही बिताया हूँ। मुझे मालूम था कि एसीपी शमशेर चार्ज संभालते ही सबसे पहले स्टेटमेंट ढूंढेगा, उसे फाड़ के फेंकेगा, इसलिए मैंने स्टेटमेंट का फाइल ही चुरा लिया और निकाल कर एसीपी रुद्रदेव को देता है। एसीपी रुद्रदेव वो लेकर बहुत खुश होते हैं और बोलते बाबूलाल तूने बहुत अच्छा काम किया है। तभी बाबूलाल बोलता है नहीं साहब ये स्टेटमेंट आप मत रखो, इसे मुझे दे दो, इसे मैं सुरक्षित रखूँगा, क्योंकि दूसरा काम एसीपी शमशेर करेगा, आपके घर की तलाशी लेगा। एसीपी रुद्रदेव को ये बात समझ में आ जाती है और वो स्टेटमेंट बाबूलाल के हवाले कर देता है। एसीपी रुद्रदेव बोलते हैं कि बाबूलाल जब इस केस की पेशी होगी कोर्ट में तो स्टेटमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा इसे लेके आना। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बोलता है साहब आप चिंता मत करो, जिंदगी में मैंने पहली बार इतना ईमानदार ऑफिसर देखा है और आपका हेल्प करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों ये कहकर जोरदार सैल्यूट मारता है और उस फाइल को लेकर चला जाता है। उधर दोस्तों एसीपी शमशेर सिंह थाने में काफ़ी परेशान हो चुका था। रात भर ढूंढने के बाद भी वो स्टेटमेंट नहीं मिलता है। उधर नेता नारायण यादव उसे बार बार धमकी दे रहा था कि तेरी भी वर्दी उतरवा दूंगा, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तुम सबको जिंदा जला दूंगा। उधर बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर और एसीपी शमशेर एसीपी रुद्रदेव के घर की तलाशी का वारंट लेकर रुद्रदेव के घर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि रुद्रदेव ने स्टेटमेंट को अपने घर में छिपा कर रखा होगा। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, एक एक तकिया एक एक बेड एक एक पलंग सोफा सब फाड़ फोड़ दिया जाता है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं मिलता है। इस वक्त एसीपी रुद्रदेव कांस्टेबल बाबूलाल के दिमाग की तारीफ कर रहे थे कि अगर बाबूलाल ने वो आइडिया नहीं दिया होता तो आज स्टेटमेंट इनके हाथ से निकल जाता और मंत्री का बेटा बेदाग छूट जाता। दोस्तों पूरी मशक्कत के बाद भी एसीपी रुद्रदेव के घर से भी वो स्टेटमेंट नहीं मिलता है। एसीपी शमशेर काफ़ी परेशान हो जाता है। अब दोस्तों नेता अपनी नीच हरकत पर उतर गया था। अब वो एसीपी की बीबी को धमकाने लगता है, एसीपी को धमकी देने लगता है। एसीपी साहब रुद्रदेव की वाइफ मार्केट गई थी, वहाँ गुंडे से छड़वाता है, सारा हथकंडा अपना लेता है और एसीपी रुद्रदेव को फ़ोन करके बोलता है कि अगर तुम्हारी बीबी सलामत चाहिए वो लड़की का स्टेटमेंट मेरे घर लेके आ जाओ। लेकिन रुद्रदेव आके रुद्रदेव थे। नेता के घर जाते हैं और नेता को चेतावनी दे के आते हैं कि आग में हाथ मत डालो। उसके बाद वो अपने सोर्स से पता करते हैं किस गुंडे ने उनकी बीबी को तंग किया है, डराया धमकाया है। उसके बाद उस गुंडे की धुनाई करते हैं और अपने वाइफ के साथ प्लानिंग करते हैं कि ये घर हम चेंज कर देते हैं और रातों रात अपना क्वार्टर बदल लेते हैं ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन
नेता के आदमी उस पर नज़र रखे हुए थे। उन्हें भनक लग जाता है और नए घर में भी एसीपी को धमकी मिलने लगता है। एसीपी जब घर पर नहीं रहते हैं उनकी बीवी को धमकाया जाने लगता है। एसीपी रुद्रदेव की बीवी काफ़ी परेशान हो गई थी और एसीपी साहब से ही लड़ने लगती है। बोलती तुम्हारी ईमानदारी का खमियाजा मैं क्यों भुगती हूँ। दोस्तों एसीपी साहब कुछ सोचते कुछ समझते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं। उनकी बीवी बोलती क्या कर रहे हो। एसीपी रुद्रदेव बोलते हैं किसी सेफ जगह पर तुम्हें रखना है। उनकी वाइफ बोलती है इस उत्तर प्रदेश में उस मंत्री के कहर से बचाने वाला कहीं कोई सेफ जगह नहीं है। एसीपी बोलते हैं और मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। और दोस्तों उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं और लेके जाते हैं वही गुंडा इकबाल के घर जिसके साथ एसीपी की लड़ाई हुई थी। दोस्तों एसीपी को इकबाल के इलाके में देखकर इकबाल के गुंडे चौंक जाते हैं और दौड़कर इकबाल को खबर करते हैं कि इकबाल पठान हमारे एरिया में एसीपी साहब आया है, कहो तो उड़ा दूं। इकबाल उन्हें मना करता है। वो बोलता है जरूर कोई बात होगा तब एसीपी आया होगा। तभी कोई गुंडा दौड़ा हुआ आता है, बोलता है साहब साथ में उनकी वाइफ भी है। दोस्तों इकबाल को भी समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। वो निकल के बाहर आता है और देखते ही बोलता आओ ऑफिसर आओ, मैं तुम्हारा दिल से इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम ईमानदार हो और तुम अपनी ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कहानी सारा मालूम हो चुका है, तुम्हें कैसे सताया जा रहा है। मैंने तुम्हें बोला था ना ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। तभी एसीपी रुद्रदेव बोलते हैं इकबाल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इकबाल पठान बोलता है साहब आप हुक्म करो, जान भी हाजिर है। तभी एसीपी रुद्रदेव बोलते हैं तुम्हारा जान मुझे नहीं चाहिए, मेरी वाइफ को तुम्हारे घर में कुछ दिन के लिए सुरक्षित रखना है ताकि मैं उस नेता के बेटे का चार्जशीट दायर करूं, उसके बेटे को सजा दिलवा सकूं। इकबाल पठान बोलता है साहब आप निश्चिंत होकर जाओ, भाभी का मैं ख्याल रखूंगा। आप उस मंत्री के बेटे को सजा जरूर दिलवाओ। मैं आपकी ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित हूँ और जिस दिन आपने मुझे समझाया है उस दिन से मैं सारे गलत काम छोड़ दिया हूँ। दोस्तों एसीपी रुद्रदेव अपनी वाइफ को उनके घर पर छोड़ देते हैं। इकबाल की पत्नी बड़ी इज्जत से एसीपी साहब की पत्नी को ले जाती है। जाते जाते एसपी रुद्रदेव बोलते हैं इकबाल ये बात कहीं लिख नहीं होना चाहिए, हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तभी इकबाल बोलता है साहब पूरे शहर को मालूम हो जाने दो, कोई माई का लाल मेरे घर की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। अभी लखनऊ में किसी की माँ ने शेर को पैदा नहीं किया है तो इकबाल के घर की तरफ देख सके। आप निश्चिंत होकर जाओ, उस मंत्री के बेटे को सबक सिखाओ। दोस्तों फिर क्या था, एसीपी रुद्रदेव काफ़ी निश्चिंत हो जाते हैं। अब लड़ाई जोरों पे आ गई थी। अब उस नेता को खुला चैलेंज करते हैं कि तुम में जितना दम है लगा लो, तुम भ्रष्ट ऑफिसर की फौज खड़ी कर लो, वकील की फौज खड़ी कर लो, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी पॉलिटिकल सपोर्ट हो सबको खड़ा कर लो, लेकिन तुम्हारे बेटे को मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा। दोस्तों फिर क्या था, दूसरे दिन कोर्ट में चार्जशीट पुटअप होता है। बहुत गहमागहमी मचा हुआ था कोर्ट में, बड़े बड़े वकील खड़े थे मंत्री को बेटे को बचाने के लिए। लेकिन सबसे अहम दस्तावेज था लड़की का स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने लड़की को तो मार दिया था। अब मेन स्टेटमेंट था लड़की का ताकि उसे सजा मिल सके। मंत्री का वकील चिक चिक कह रहा था कि साहब ये एसीपी रुद्रदेव झूठ बोल रहा है, लड़की ने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है हमारे क्लाइंट को सजा दिलवाने के लिए। तभी एसीपी रुद्रदेव को कटघरे में बुलाया जाता है। एसीपी रुद्रदेव कटघरे में आते हैं और बोलते जज साहब स्टेटमेंट है, बस पहुंचने ही वाला है। तभी दोस्तों थोड़ी ही देर बाद हेड कांस्टेबल बाबूलाल वो स्टेटमेंट लेके आता है और जज साहब को पेश किया जाता है। जज साहब स्टेटमेंट देखते ही एक क्षण का भी देर नहीं करते हैं और मंत्री के बेटे को बलात्कार के जुर्म में, हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास, सश्रम कारावास का सजा सुना देते हैं। दोस्तों इस बात को मीडिया पूरा कवर कर रहा था। जैसे ही वो हंगामा होता है विपक्ष में पूरा हंगामा हो जाता है। सत्ता पक्ष का नेता उस मंत्री और अपने पार्टी से निष्कासन कर देता है। अब वो मंत्री आम आदमी बन चुका था। बेटा गया सो अलग, इज्जत गई सो अलग, रुतबा गया सो अलग, मंत्री पद भी गया। अब वो आम आदमी बन जाता है। दोस्तों घर में बैठकर सोचने लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, एसीपी रुद्रदेव ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि नेता के पास अभी भी एक चीज़ थी, वो थी उसकी गुंडागर्दी और उसके गुंडे की फौज। इधर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसीपी रुद्रदेव काफ़ी ईमानदार है और ये अपने पथ पर अच्छे काम कर रहा है और एसीपी को सस्पेंड जिसने किया है उसे बहुत ही खड़ी खोटी सुनाया और एसीपी रुद्रदेव को तत्काल प्रभाव से फिर से ड्यूटी ज्वाइन का आदेश मिल जाता है। दोस्तों फिर क्या था, एसीपी रुद्रदेव ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। इधर नेता अपने गुंडे की फौज को आदेश देता है एसीपी रुद्रदेव को चाहे जैसे भी हो मार दिया जाए। दोस्तों उस गुंडे में इकबाल पठान का भी आदमी था। वो तुरंत इकबाल पठान को फ़ोन करता है, इकबाल भाई नेता ने एसीपी को मारने का आदेश दे दिया है, आज रात थाने पर जोरदार हमला होगा और एसीपी को मार दिया जाएगा। दोस्तों फिर क्या था, इकबाल तुरंत थाने जाता है और एसीपी रुद्रदेव को बोलता है एसीपी रुद्रदेव
मैंने पूरा गलत काम छोड़ दिया है, मैं शराफत से ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। और वो सारे खबर से अवगत कराता है। एसीपी रुद्रदेव मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं आने दो नेता के आदमी को, मैं सब संभाल लूँगा। दोस्तों फिर क्या था, पूरे पुलिस को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है। सारे पुलिस अपने गन लेकर बिल्कुल कोक पोजीशन में गुंडों का इंतजार कर रहे थे। और गुंडों को इधर मालूम नहीं था, वो चुपके रात में आते हैं थाने पर हमला करने के लिए, लेकिन वो हमला कर पाते उससे पहले ही चारों तरफ से दोस्तों अंधाधुंध गोलियां बरसती है। दाएं 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 की आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही है। गुंडे कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जाती है। वहाँ पूरा धुआं छा जाता है। जब दोस्तों धुआं चढ़ता है, पूरे गुंडे मारे जा चुके थे। दोस्तों तब तक सुबह का उजाला हो चुका था। जिसने भी सुना सब थाने की तरफ दौड़े चले आए। वहाँ बहुत भीड़ लग चुका था। उसी भीड़ में वो नेता नारायण यादव भी था। जब वो अपने गुंडे की सारी हालत देखता है, वो सारे मारे जा चुके हैं, उनका बेटा छिन चुका है, उनका अस्तित्व मिट चुका है, उनका नेतागिरी खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल जमीन के अंदर गड़ चुका है। दोस्तों गुस्से से बिल्कुल वो पागल उठता है और पिस्टल निकालकर एसीपी रुद्रदेव की तरफ बढ़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है, एसीपी रुद्रदेव, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों ये कहकर जैसे वो गन सीधा करता है, तभी हेड कांस्टेबल बाबूलाल अपना गन उठाता है और धाए धाए की 2 आवाज होती है और मंत्री वहीं मारा जाता है। आम पब्लिक के सामने खुले आम मंत्री का एनकाउंटर कर दिया जाता है। तभी बाबूलाल हंसते हुए आता है, बोला साहब आज तक इतनी पुलिस की नौकरी मेरी हो गई, लेकिन कभी गोली चलाने का मौका नहीं मिला था। मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, अब मैं भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गया और मैंने बोनी मंत्री से किया। दोस्तों ये सुनकर सभी पुलिस वाले हंसने लगते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको कहानी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।